Hello students, I hope you all are fine. I am Benazir Fatima, your chemistry teacher, and today we'll continue with the second chapter of chemistry, that is atomic structure. This chapter is very interesting because it helps us to visualize the interior of an atom, that how an atom looks like. Atom, which is the smallest unit of matter. Till now you have done discoveries of electron, proton and neutron, and along with this you have finished off with some models, Rutherford model and Bohr's atomic model. As well as it was told to you that what is the dual nature of radiation, है ना. तो जब हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करते हैं, रेडिएशन यानी लाइट, तो पहले ये अज्यूम किया जाता था कि एक लाइट जो है वो सिर्फ वेव की तरह बिहेव करती है और वेव की ही प्रॉपर्टीज शो करती है, यानी डिफ्रैक्शन शो करेगी, इंटरफेरेंस शो करेगी. तो लाइट जो है वो वेव का नेचर शो कर रही है जिसमें डिफ्रैक्शन आ रहा है. अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना. जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगी लाइट और बेंड हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन. ऐसे ही रिफ्रैक्शन भी होता है, जब मीडियम चेंज होता है और लाइट बेंड होती है तो वो रिफ्रैक्शन कहलाता है. तो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना लाइट का वेव नेचर शो कर रहा है. साथ ही साथ जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस भी लाइट के वेव नेचर को शो करती है. अब इंटरफेरेंस क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हम इंटरफेरेंस को समझ सकते हैं कि जब दो वेव्स इंटरैक्ट करती हैं, हर वेव का एक वेव फंक्शन होता है, और जब दो वेव्स इंटरैक्ट करती हैं तो जो रिजल्टिंग वेव फंक्शन आता है वो सम होता है दोनों वेव फंक्शंस का. ठीक है ना. और जब सम होता है तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन, और इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव वेव फंक्शंस भी होते हैं. आगे हम जब केमिकल बॉन्डिंग में जाके थ्योरीज कुछ पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्टिव ऑर्बिटल्स बनती हैं और डिस्ट्रक्टिव ऑर्बिटल्स बनती हैं. तो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना और इंटरफेरेंस का फिनोमिना ये लाइट के वेव नेचर को शो करता है. इसी तरह लाइट का पार्टिकल नेचर भी शो हुआ. आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां फोटोन की बात होती है. फोटोन लाइट के पार्टिकल हैं, ठीक है ना. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारे फिनोमिना जो हैं वो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं. पार्टिकल नेचर मतलब एक ऐसा मैटर जिसका कुछ मास होगा, तो वहां पे आपका पार्टिकल नेचर आ जाता है. और हमें पता है लाइट के पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली फोटॉन्स की बात कर रहे होते हैं. अब यहां तक तो बात हो गई थी कि लाइट का डुअल बिहेवियर है. डुअल मतलब डबल, डबल बिहेवियर है. वो वेव की तरह भी बिहेव कर रही है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है. अब हमें पता है कि जो पूरा यूनिवर्स है उसमें हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मैटर है और एनर्जी है, या फिर हम यही कहें कि रेडिएशंस है हमारे पास. तो जब रेडिएशन का डुअल बिहेवियर है वेव और पार्टिकल की तरह, तो मैटर का भी डुअल बिहेवियर होना चाहिए. यानी मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. तो जिसमें मास है यानी पार्टिकल नेचर तो मैटर का आ ही रहा है, हमें पता है. तो मैटर जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करना चाहिए. और इस कंसेप्ट को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है लुइस डी ब्रॉय, है ना. यहां आप स्पेलिंग देखेंगे तो BROGLIE करके लिखा हुआ है, जिसको जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ लिया जाता है, डी ब्रॉगली. ठीक है. बहुत जगह पे आपको प्रोनाउंसिएशन डी ब्रॉगली मिलेगा, लेकिन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डी ब्रॉय. तो डी ब्रॉय ने सबसे पहले ये हाइपोथेसिस दी कि नेचर में सिमेट्री है, और अगर नेचर में सिमेट्री है और लाइट डुअल बिहेवियर शो कर रही है, यानी वो वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही है, तो मैटर को भी पार्टिकल बिहेवियर के साथ वेव बिहेवियर शो करना चाहिए, यानी उसका वेव नेचर आना चाहिए. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है कि किसने प्रपोज किया था डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का डुअल या डबल नेचर आता है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है. तो दिस कंसेप्ट और दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रॉय. उनकी हाइपोथेसिस है ये. साइंस के फील्ड में एक बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस कही जाती है. बोल्ड इसलिए क्योंकि जब डी ब्रॉय ने ये हाइपोथेसिस दी थी तो मैटर का वेव नेचर सपोर्ट करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे, कोई भी एविडेंसेस हमारे पास नहीं थे. ठीक है ना. और
हम बात करें कि ये डिब्रॉय हाइपोथेसिस या डिब्रॉय कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो एक कंसेप्ट ये कहता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल वेदर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब है बहुत ही छोटी एंटिटीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बात हो रही है। मैक्रोस्कोपिक एक बॉल हो सकती है, एक कार हो सकती है, एक ट्रक हो सकता है, हम खुद हो सकते हैं। यानी हमारी भी अगर बात करें, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की भी बात करें, तो डिब्रॉय हाइपोथेसिस के हिसाब से इसका भी वेव नेचर आता है। तो एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ये उनकी हाइपोथेसिस थी। उन्होंने कहा था कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेव नेचर आएगा। और यहाँ पे जो एक नया टर्म निकल के आया, नई तरीके की वेव्स निकल के आई, उनको बोला गया मैटर वेव्स। अभी तक जो बात होती थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात होती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। लेकिन डिब्रॉय हाइपोथेसिस के साथ एक नई तरह की वेव्स निकल के आई जिन्हें बोलते हैं मैटर वेव्स। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और मैटर वेव्स। तो अगर डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं तो डिब्रॉय ने ये कंसेप्ट दिया था कि मैटर जो है उसका डुअल बिहेवियर आता है। मैटर जो है वो पार्टिकल बिहेवियर तो शो करेगा ही करेगा, मास होगा उसमें, और उसके साथ साथ वो वेव बिहेवियर भी शो करता है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है जहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि किस तरह से उनको अपनी डॉक्टरेट इन साइंस मिली थी। वो पीएचडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, डॉक्टरेट इन साइंस कर रहे थे वो अपना, और उसके लिए जो उन्होंने रिसर्च वर्क किया था वो इसी पे ही किया था। और हाइपोथेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि तब तक कोई एविडेंसेस नहीं थे, लेकिन ये बात बाद में जाके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ हुई कि यस, मैटर का भी वेव नेचर आता है। डिब्रॉय इक्वेशन देख लेते हैं कि डिब्रॉय इक्वेशन क्या होती है। छोटा सा डेरिवेशन है इसलिए डेरिवेशन कर लेते हैं, अदरवाइज डेरिवेशन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आपको डिब्रॉय इक्वेशन ही बस याद रखनी है जस्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, राइट। तो डिब्रॉय इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन है। प्लैंक्स इक्वेशन है E इज इक्वल टू hc/λ, राइट। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और हमारे पास फेमस आइंस्टीन इक्वेशन है जहां पे एनर्जी ऑफ द फोटोन की बात करते हैं कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू, ये आ गया mc², राइट। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को, इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं, और दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू mc², राइट। और उसको ये c और ये c इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट h/λ is equal to mc, or we can write h is equal to h/mc। ये आ गया, ठीक है। अब डिब्रॉय ने सजेस्ट किया कि ये इक्वेशन जो है, ये हम इस इक्वेशन को किसी मटेरियल पार्टिकल पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, राइट। अब मास ऑफ द फोटोन को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल से, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल से, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये आ जाएगा आपका डिब्रॉय इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं डिब्रॉय इक्वेशन। ये है आपकी डिब्रॉय इक्वेशन। अब वी नो कि अगर एक बॉडी जो है वो अगर मोशन में है, बॉडी है, पार्टिकल है, उसका कुछ मास होगा, वो मोशन में है तो वेलोसिटी होगी। और मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो एक मोशन में अगर बॉडी है और उसमें वेलोसिटी अगर है तो मोमेंटम की बात करते हैं। और मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं अपॉन पी, जो मोमेंटम होगा किसी भी मटेरियल पार्टिकल का। से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आ रही है आपकी डिब्रॉय इक्वेशन, आइदर लैम्डा इज इक्वल टू h/mv और लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ठीक है। मोमेंटम किसके लिए आएगा? मोमेंटम आएगा पार्टिकल के लिए, ये पार्टिकल के लिए आ रहा है, पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। और लैम्डा किसको डिनोट कर रही है? वेव नेचर को, राइट। तो जब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हम दोनों की बात करते हैं तो हमारे पास ये डिब्रॉय इक्वेशन आती है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है कनेक्ट कर रही है दोनों चीजों को, पार्टिकल को भी और वेव नेचर को भी, ठीक है।
And on this equation we can say that momentum of a moving particle, this p, momentum of moving particle is inversely proportional to its wavelength or wave nature of the moving particle. यानी अगर एक चीज बढ़ती जाएगी, मोमेंटम बढ़ता जाएगा, तो वेव नेचर जो है वो उसका कम होता चला जाएगा, और या फिर कहें कि वेव नेचर अगर ज्यादा है तो मोमेंटम कम होगा. दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. और मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? मास पे और वेलोसिटी पे. यानी जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा, और अगर वैसे मोमेंटम बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका जो वेव नेचर है वो कम होता चला जाएगा. ठीक है. ऑलराइट, अब देखिए कि हम डी ब्रॉय इक्वेशन के बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं. ये जो हमारी रिलेशनशिप आ रही है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. अच्छा, एच यहाँ पे क्या है? एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया गया था कि एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट है. बाकी लैम्डा और मोमेंटम में बात कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप है. क्या कंक्लूजन निकलेंगे? अगर हम कहें कि लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज इट इज ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ सर्टेन वेलोसिटी. यानी पार्टिकल जितना हल्का होगा वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी. बिल्कुल सही है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आ रहा है. जितना मास कम होता जाएगा उतना उसका वेव नेचर बढ़ता चला जाएगा. यही डिफरेंस क्रिएट करेगा कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी हम जो खुद हैं, या एक बॉल है, ठीक है, या एक कार है, वो वेव की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रही है, वेव की तरह वो वाइब्रेट क्यों नहीं कर रही है. उसका रीजन ही यही है कि मास ज्यादा है. मास ज्यादा होगा तो वेव नेचर कम होता चला जाएगा. दूसरा कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. तो हम ये भी कह सकते हैं जितना ज्यादा तेजी के साथ पार्टिकल मूव करेगा, यानी फास्टर द पार्टिकल मूव्स स्मॉलर इट्स de Broglie वेवलेंथ. यानी कि जितना ज्यादा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा जो वेवलेंथ नेचर है या वेव नेचर है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि अगेन क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आ रहा है. एक कंक्लूजन हम और निकाल सकते हैं, वो क्या? डी ब्रॉय वेवलेंथ की जो भी हमारा पार्टिकल है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी कि किस तरीके का उसका नेचर आ रहा है. बेसिकली बस डिपेंड करेगी तो उस पार्टिकल के मास पर और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी. ठीक है ना. और वेवलेंथ जो है बहुत ही छोटी होती चली जाती है अगर पार्टिकल जो है उसका मास बढ़ता जाता है, यानी पार्टिकल अगर हैवी होता जाता है या फिर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है. ठीक, तो इस चीज़ को और क्लियर समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल रहता है जहाँ पे हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, और एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है से एक हम टेनिस बॉल ले लेंगे और उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करके दिखाएंगे. ये सेम एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी है. यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करें हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए और एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल बॉल के लिए. इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डेटा ले लिया. इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और h जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड ले लिया. डी ब्रॉय इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. ये वैल्यूज हमने पुट करी, और जो लैम्डा आ रही है एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन के साथ वो आ रही है वैल्यू 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर. ठीक है ना, जिसको हम 7.28 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं. एक बॉल के लिए देखिए हमने कैलकुलेशंस किए हैं. एक बॉल, टेनिस बॉल, 200 ग्राम की बॉल ले ली. केजी में हमें वैल्यूज रखनी है यहाँ पे प्रॉब्लम में, फॉर्मूला में. तो हमने 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 0.2 किलोग्राम. और फॉर्मूला क्या है? डी ब्रॉय इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एच वही प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी हमने. मास हम ले रहे हैं 0.2 kg, और वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं तो हम वही वेलोसिटी लेके चल रहे हैं जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए ली थी, 10⁻6. राइट. और जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है, जो वेवलेंथ एसोसिएटेड आ रही है टेनिस बॉल के साथ, उसकी वैल्यू आ रही है 3.313 इंटू 10⁻39 मीटर. ठीक है. अभी क्या बात इससे क्या कंक्लूजन इससे निकलना चाहिए? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़े, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है. ठीक है. और हमने बात करी है जो सबसे छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो है 0.01 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. एक रेंज हमें बताई जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक रेज से लेके रेडियो वेव्स तक. तो जो कॉस्मिक रेज हैं उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो है 0.01 एंगस्ट्रॉम.
और रेडियो वेव्स की बहुत वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि अगेन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आता है। तो जो कॉस्मिक रेज है, यानी जो सबसे छोटी हमारी कॉस्मिक रेज जो आउटर स्पेस से आ रही हैं और पेनिट्रेट करके हमारे प्लैनेट तक आ रही हैं, उनकी जब वेवलेंथ की हम बात करते हैं तो यू कैन सी के 0.01 एंगस्ट्रॉम है, यानी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही यहाँ से शुरू होता है। अब इसकी वेवलेंथ देखिए, जो बॉल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो क्या है, 3.3 इंटू 10⁻39 मीटर, यानी हम डेसिमल के बाद कितने सारे जीरोस लगाएंगे तब हमें ये वैल्यू मिलेगी। यानी जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है बॉल के साथ, दैट इज टू स्मॉल टू मेजर, बहुत ही छोटी है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन क्या निकला जब हमने कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और बॉल की वेवलेंथ को, तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, यानी अगर ह्यूज पार्टिकल्स हैं, तो डी ब्रॉय कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज एज पर दिस कंसेप्ट वी ऑल आर वेव्स, हम सब वेव हैं, लेकिन वेव नेचर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मास ज्यादा है। मास ज्यादा होने से क्या होगा, वेवलेंथ बहुत ही छोटी हो जाएगी, वेवलेंथ बहुत ही कम हो जाएगी और हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। राइट, तो डी ब्रॉय इक्वेशन आपको याद रखनी है, और ये याद रखना है कि डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट्स होल्ड्स गुड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अदरवाइज वी ऑल बिहेव एज पार्टिकल, वी ऑल बिहेव एज वेव्स, यानी जो मैटर है, यानी हम सब हैं, इन सब का डुअल बिहेवियर है। वो पार्टिकल बिहेवियर भी शो करेंगे क्योंकि मास आ रहा है, वो वेव नेचर भी शो करेंगे, लेकिन वेव नेचर क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वेवलेंथ में और मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होने की वजह से जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं वो अपना वेव नेचर एग्जिबिट नहीं करते हैं। एक टेनिस बॉल जो है या एक बॉल जो है वो अपना वेव बिहेवियर शो नहीं कर रही है। अगर वेव बिहेवियर शो करने लगे तो व्हाट विल हैपन, बताइए। मैच चल रहा हो और बॉल को हिट करें, वेलोसिटी होगी, मास होगा, बॉल को हिट करें तो व्हाट विल हैपन, कैच सीधे आएगा ही नहीं। ठीक है, वो वेव नेचर शो करेगा तो क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा, तो जो भी फील्डिंग कर रहा है वो कैच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का वेव बिहेवियर नहीं आता है जस्ट बिकॉज कि उनका मास बढ़ जाता है। तो डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट जो है वो जब हम बात करते हैं तो जो भी छोटे पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फोटॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, इनके लिए बहुत अच्छे से वो वेव नेचर को शो करता है। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। पार्टिकल नेचर है तो मोमेंटम आएगा, वेव नेचर है तो वेवलेंथ आएगी। ठीक है, और मोमेंटम और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आ रहा है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और वो फॉर्मूला है जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है काइनेटिक एनर्जी है अगर एक पार्टिकल की और अगर उसकी वेवलेंथ है। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, अगेन एक छोटा सा डेरिवेशन है, हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला देख लेंगे फॉर्मूला क्या आ रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल छोटी सी डेरिवेशन है तो वी विल कम टू नो कि ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ कैसे। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है 12mv², जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 2E इज इक्वल टू mv² आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट 2em इज इक्वल टू m²v², और या फिर इधर दोनों स्क्वायर हैं तो हम इधर अंडर रूट ले लें, तो हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, √2em, यहाँ पे E क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और m है मास, तो √2em इज इक्वल टू mv, और अगेन mv यानी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम कितना निकल के आ रहा है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इज इक्वल टू √2em। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, डी ब्रॉगली इक्वेशन है मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, तो जो p की वैल्यू अभी हमने निकाली, यानी मोमेंटम की जो हमने वैल्यू निकाली वो आ रही है √2em। तो इसी इक्वेशन में, डी ब्रॉय इक्वेशन में हम p की वैल्यू लिख देते हैं √2em, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2em। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे रहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी की बात होती है और वेवलेंथ की बात होती है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जस्ट टू फाइंड आउट द वेवलेंथ एसोसिएटेड
विद पर्टिकुलर पार्टिकल, जो भी पार्टिकल आपको दे रखा है उसकी अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो टिल नाउ वी हैव डन 2 फॉर्मूलाज, एक de Broglie इक्वेशन से फॉर्मूला हमने निकाला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट 2 ई एम। ई काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है और m जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल है। अब अगर हमें ये देखना हो कि जो बोर्स थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल हम पहले पढ़ चुके हैं, वो और डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्या उन दोनों में एसोसिएशन आ रही है, क्या दोनों मैच कर रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बात करें तो हमने ये एक एटम की बात कर ली कि एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और ये उसकी शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव मान के चलें तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई हैं आपको कि वेव जो है वो क्रस्ट और ट्रो का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वेव अगर यहाँ से स्टार्ट हुई, देखिएगा ये वेव जा रही है, ये क्रेस्ट आ रहा है, ये ट्रो आ रहा है, फिर ये क्रेस्ट ट्रो और क्रेस्ट और ट्रो। अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास ये 4 वेव्स बन के आ रही हैं, 4 वेव्स हैं, ठीक है, ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और जब वेव जो है उसके दोनों एंड आके एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है, एक रेगुलर सीरीज आती है अगर क्रेस्ट और ट्रो की, और इलेक्ट्रॉन वेव्स जो हैं वो आपस में आके एक दूसरे से मिल जाती हैं, यानी पूरे जो सर्कमफ्रेंस है, पूरा ये जो हमारा शेल बना हुआ है, इसमें जो पूरा सर्कमफ्रेंस है, अगर इसमें एंड्स आके मिल रहे हैं वेव के, तो वेव कहलाती है वो इन फेस। और यही अगर ना मैच करें, नहीं मिलते हैं आके क्रेस्ट और ट्रो, यानी एक पूरे सर्कमफ्रेंस में वेव्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो वो कहलाती हैं आउट फेस। हमने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है वो हम शो कर रहे हैं कि वेव इन फेस हमारी आ रही है, ठीक है। तो ये जो बोर्स ऑर्बिट है, अगर हम इसके सर्कमफ्रेंस की बात करें तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू है 2 पाई आर। 2 पाई आर कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा n मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ, n मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ, यानी जितनी भी वेवलेंथ आ रही हैं उसके अंदर वेव्स आ रही हैं, जो भी नंबर है n यहाँ पे है नंबर ऑफ वेव्स, जो भी वेव्स आ रही हैं, और ये नंबर ऑफ वेव्स जो है वो मैच करती हैं नंबर ऑफ शेल के साथ। मतलब अगर फर्स्ट शेल होगी, n की वैल्यू अगर फर्स्ट होगी तो वहाँ पे आपकी एक ही वेवलेंथ आएगी। n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 वेवलेंथ्स आती हैं, n की वैल्यू 3 है, यानी अगर हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे 3 वेव्स आएंगी। और यहाँ पे कितनी वेव्स आ रही हैं? भी शो किया था 4 वेव्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये n बेसिकली नंबर ऑफ वेवलेंथ्स को भी शो करती है, नंबर ऑफ शेल को भी शो करती है। तो जो पूरा ये सर्कमफ्रेंस आ रहा है बोर्स ऑर्बिट का, इट विल बी इक्वल टू द होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव आ गया, यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा आ रहा है, जिसको हम लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन n, ठीक है। और डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉय इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v, ठीक है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाएगा h अपॉन एम वी। इस इक्वेशन को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी लैम्डा की वैल्यू जो h अपॉन एम वी है वो हमने यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन n, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम बात करें तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। कुछ याद आया आपको? बोर्स थ्योरी में आपको एक पॉस्टुलेट पढ़ाया गया था, वो ये पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई। सर ने आपको ये चीज़ समझाई थी पूरी कि NH अपॉन 2 पाई क्या आ रहा है, n क्या है यहाँ पे, h प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, और ट्वाइस ऑफ पाई वैल्यू है जो कॉन्स्टेंट अगेन है, उसी के आ रहा है। तो यू कैन सी कि जब हम डी ब्रॉय इक्वेशन लेके चल रहे हैं और बोर्स थ्योरी के लेके चल रहे हैं तो वही चीज़ प्रूफ होके आ रही है जो बोर्स ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन, जो उनकी थ्योरी का एक पॉस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं करते, वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी कि MVR
m यहाँ पे क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, और r क्या होती है, रेडियाई या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है nh/2π होगा। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि डी ब्रोगली इक्वेशन और जो बोर कॉन्सेप्ट है दे आर इन परफेक्ट एसोसिएशन, वो एक दूसरे से मैच करते हैं। या फिर जो बोर ने अपना पॉस्टुलेट दिया था और वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं मूव नहीं करेंगे, वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π आ रहा है। उसको डी ब्रॉय इक्वेशन ने प्रूफ करके दिखा दिया कि यस दिस इज करेक्ट और दिस इज ट्रू। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारे पॉइंट्स को अगर हम समराइज कर लें तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर की। और डुअल नेचर ऑफ मैटर का कंसेप्ट जो प्रपोज किया था वो डी ब्रॉय ने कंसेप्ट को प्रपोज किया था, जो ये कहता है कि जो मैटर है वो रेडिएशन की तरह, लाइट की तरह डुअल बिहेवियर शो करता है। उसका पार्टिकल नेचर भी आता है, उसका वेव नेचर भी आता है। जब डी ब्रॉय ने कंसेप्ट दिया था तब तक जो मैटर है उसके वेव नेचर को सपोर्ट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे, इसीलिए उनकी हाइपोथेसिस को एक बोल्ड हाइपोथेसिस कहा जाता है। लेकिन उनकी ये जो हाइपोथेसिस थी ये एक्सेप्ट हुई और इन्हीं के बेसिस पे, इसी के बेसिस पे उनको अपनी डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली, ठीक है। बाद में मैटर के वेव नेचर को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये निकल के आया कि ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है, जो मैटर है वो वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है। पार्टिकल नेचर तो शो करता ही है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन के मासेस निकाले गए, चार्ज बाई मास रेशियो निकला था, वो निकले। उसके बाद वेव नेचर को भी शो करने के लिए कई साइंटिस्ट हैं, जिसमें डेविसन एंड जर्मर का नाम आता है। 1927 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्शन शो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेव्स डिफ्रैक्शन शो करती हैं। उसके बाद थॉमसन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में। जे थॉमसन के बेटे थे, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाए कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बहुत अच्छा वेव नेचर शो करता है। तो प्रूफ हुआ कि मैटर जो है वो आपका डुअल बिहेवियर शो करता है। नाम याद रखिएगा किसने प्रपोज किया था, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिया जाता है। डी ब्रॉय इज द नेम, चाहे डी ब्रॉय बोलिए चाहे डी ब्रोगली बोलिए। तो डी ब्रोगली या डी ब्रॉय ने ये कंसेप्ट दिया था और ये कंसेप्ट आगे जाके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सही भी प्रूफ हुआ कि बिल्कुल सही कंसेप्ट है। और एक नई चीज़ हमारे पास निकल के आई कि मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है और मैटर के साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मैटर वेव्स। अब थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और मैटर वेव में क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। जो वेव्स मूविंग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं उनको हम बोलते हैं मैटर वेव्स, और हमारे पास हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इससे निकल के आया कि सारी वेव्स जो हैं वो सिमिलर भी नहीं होती हैं। तो अब अगर हम डिफरेंसेस देखें कुछ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो पहला डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो किसी न किसी सोर्स से एमिट होती हैं, लेकिन मैटर वेव्स जो हैं वो किसी सोर्स से एमिट नहीं होंगी, वो हमेशा मूविंग पार्टिकल्स के साथ ही एसोसिएटेड होती हैं। फिर एक डिफरेंस और है जहां हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। लेकिन जो मैटर वेव्स हैं दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर जो ये वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दीज वेव्स ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो हम लाइट की वेलोसिटी की बात करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो सेम होती है। लेकिन जो मैटर वेव्स हैं वो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ ट्रैवल करती हैं, और जो वेलोसिटीज आएंगी दे आर लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो लाइट की वेलोसिटी से कम होगी, ठीक है। एक थर्ड डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको अगर आगे बढ़ना है यानी प्रोपेगेट करना है तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। लेकिन जो मैटर वेव्स हैं उन्हें मीडियम चाहिए ही चाहिए, अगर उन्हें प्रोपेगेट करना है, उन्हें आगे बढ़ना है तो दे रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेंगी। फिर अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वेवलेंथ निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंट है। वेवलेंथ इज इक्वल टू है c/ν,
ठीक है ना, यानी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू सी, सी क्या है, वेलोसिटी आ जाएगी, और न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए अगर हमें वेवलेंथ का कैलकुलेशन करना है तो फॉर्मूला ये है, लेकिन मैटर वेव्स के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उनके लिए अगर हमें वेवलेंथ का कैलकुलेशन करना है तो फिर हम डी ब्रॉय इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, और वो इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट, m जो भी मूविंग पार्टिकल है उसका मास की बात होगी, और v उसकी वेलोसिटी की बात होगी। तो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कोई भी कंसेप्ट या कोई भी फॉर्मूला जब हम सीखते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होता है। और एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, जब हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करें, और आपको एग्जाम्स में भी डी ब्रॉय पे न्यूमेरिकल ही मिलता है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा दे रखा है जिसमें मास वेवलेंथ दोनों की बात हो रही है, यानी पार्टिकल नेचर की बात हो रही है, वेव नेचर की बात हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे हमें डी ब्रॉय इक्वेशन को ही फॉलो करना है या डी ब्रॉय इक्वेशन को ही यूज़ करना है। अब देखिए पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 1000 kg रॉकेट। एक रॉकेट है हमारे पास जिसका मास दे रखा है 1000 kg, और उसकी वेलोसिटी भी दे रखी है कि इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3000 किलोमीटर पर आवर। इतनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी तक जितने भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ पे एक ही फॉर्मूला आया है, डी ब्रॉय इक्वेशन, जो वेवलेंथ और मास वेलोसिटी इनको रिलेट करता है। तो यानी ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है डी ब्रॉय इक्वेशन पे बेस्ड है। वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा निकालनी है, और एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की निकालनी है, जो हम पहले भी समझ चुके हैं कि वेवलेंथ में और मोमेंटम में या मास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। यू कैन सी मास कितना ज़्यादा है, 1000 kg मास है, तो जो वेवलेंथ आनी है वो बहुत नैरो आनी है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मास ऑफ द रॉकेट हमें दे रखा है वो 1000 kg है। वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट जो दे रखी है वो दे रखी है 3000 किलोमीटर पर आवर, और यूजुअली हम जब वेलोसिटीज रखते हैं तो हम रखते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो हमें पहले 3000 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3000 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और पर आर, आर को हमें सेकेंड में लेकर आना है, तो एक आर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी मीटर पर सेकेंड में। तो इसको जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं। ये वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 833.33 मीटर पर सेकेंड। अब छोटी सी एक ट्रिक है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है और आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली क्या करिए, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि अगर हमें इसको निकालना होता तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 भी हम अगर कर देते तो यहाँ पे यही वैल्यू आती 833.33। ठीक है, और इसी का रिवर्स है कि अगर मीटर पर सेकेंड में दे रखी हो वैल्यू और आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए हो तो आप 18/5 कर दीजिए। ये सारे ट्रिक्स आपको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम बैठ के लेंदी कैलकुलेशंस करें। तो अगर आपको ये ट्रिक पता है कि जो भी वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में उसको हमें मीटर पर सेकेंड में लेकर आना है, तो हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इक्वेशन है हमारी डी ब्रॉय इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 6.6 × 10⁻34। ठीक है, अपॉन मास दे रखा है हमको 1000 kg, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी अभी हमने निकाली 833.33। और जब इसको भी आप पूरा सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 7.95 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻40
मीटर में निकल के आ रहा है। तो यू कैन सी कि जो लैम्डा एसोसिएटेड आ रही है, जो वेवलेंथ एसोसिएटेड आ रही है, वो कितनी कम है, कितनी नैरो है। वो जो हमारा पूरा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसकी रेंज में ही नहीं आ रही है, तो हम उसको मेजर कर ही नहीं पाएंगे। बहुत ही नैरो है, मेजर नहीं हो सकती। इसलिए जो 1000 kg का रॉकेट है वो वेव नेचर शो नहीं करेगा, बिकॉज द वेवलेंथ इज टू स्मॉल। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की जो हमने बात करी थी। मोमेंटम निकालना है ऑफ अ पार्टिकल विच हैज अ डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ दिस मच। डिब्रॉय वेवलेंथ आपको दे रखी है और आपको मोमेंटम निकालना है। सिंपली क्या है, डिब्रॉय इक्वेशन की हम बात करते हैं तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आ जाता है, h अपॉन लैम्डा। ठीक है, इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू रखनी है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है और हम अपना वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे या मोमेंटम को कैलकुलेट कर लेंगे। h सेम रहेगा 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन लैम्डा कितनी दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻10। सॉल्व करें अगर हम इसको तो वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ 6.6 को 2.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो वी विल गेट 2.64 इंटू 10⁻10 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो 10⁻10 हो जाएगा -34 और इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 10⁻24 और यूनिट आ जाएगी kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ये निकल आया मोमेंटम जो कि एसोसिएटेड होगा एक डिब्रॉय वेवलेंथ अगर इतनी दे रखी है, राइट। तो ये भी आंसर आ गया हमारे पास। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले प्रॉब्लम को पहले पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन का मास दे रखा है, इज मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 5 इंटू 10⁻27 जूल। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, वेवलेंथ पूछी है और यहाँ पे उन्होंने आपको वेलोसिटी एंड ऑल चीज़ें नहीं दे रखी हैं, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो हमने एक फॉर्मूला किया था जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को और वेवलेंथ को हम एसोसिएट कर रहे थे और वो फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2em। वैल्यूज पुट करनी है, h कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, वही वैल्यू रहनी है। -34 अपॉन √2 आ गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, E यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻27 और क्या है m, प्रोटॉन का मास आपको दे रखा है, मास की वैल्यू पुट कर लेंगे 1.66 इंटू 10⁻27, ये पूरा √ है। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस प्रोटॉन। ठीक है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज दे रखी हैं, √ है। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करना आता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये तो ऊपर ऐसे ही रख दिया अभी। ठीक है, अब यहाँ 10⁻27 आ रहा है, यहाँ 10⁻27 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, स्क्वायर हो जाएगा तो हम √ के बाहर, ठीक है, इसको ले लेते हैं 10⁻27 और बाकी की वैल्यूज हमारी आ जाएंगी इसके अंदर 2 इंटू 5 इंटू 1.66। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब ये -27 है, इस -27 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं है, 6.6 इंटू 10⁻34 और इंटू 10⁻27 हो जाएगा। -27 था, ऊपर ले आए हम, ऊपर ले आए मतलब न्यूमरेटर में जब हम इसको ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 27 हो गया और बाकी ये √ है 2 इंटू 5 इंटू 1.66, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट √16.6 आ जाएगा। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन सिंपल है, 6.6 √ निकालेंगे, 16 है तो 4 4 16, अप्रॉक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पे वैल्यू हमारी आनी चाहिए। और बाकी इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू विल गेट -34 है, -27 है, कितना आ जाएगा -7 और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 4। और जब आप 6.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट समथिंग करके आएगी। तो अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेशन कर लिया है, कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, और ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। एंड ऑफ कोर्स आंसर भी लिखना है यूनिट के साथ, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करके करने की कोशिश करिए और
न्यूमेरिकल्स लगाइए, न्यूमेरिकल्स लगाने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी, और अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ही आपका परफेक्शन आएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर थर्ड प्रॉब्लम कि जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है प्रोटॉन के साथ, अगर प्रोटॉन का मास इतना है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो जो वेवलेंथ आ रही है वो है 1.62 इंटू -7 मीटर्स। So students, I'll provide some more numerical problems in assignment. उसको सॉल्व करिए और असाइनमेंट को सबमिट करिए, ठीक है। आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो डिब्रॉय ने प्रपोज किया था कि मैटर जो है वो पार्टिकल बिहेवियर तो शो करता ही है, साथ ही साथ वो वेव बिहेवियर भी शो करता है। एंड आई होप आपको एक पार्टिकल में और एक वेव में डिफरेंसेस पता होंगे कि पार्टिकल और वेव में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव की कोई भी लोकलाइज्ड पोजीशन नहीं होती है, वो एक जगह पे फिक्स नहीं होगा, ठीक है। वो हमेशा वेव्स प्रोपेगेट करती रहती हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स हमेशा लोकलाइज्ड होंगे। एक ही जगह पे कभी भी दो पार्टिकल्स नहीं आ सकते, वो सेम स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे दो पार्टिकल्स। लेकिन वेव जो है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं, वो एक ही स्पेस को दो वेव्स ऑक्यूपाई कर सकती हैं। वेव्स इंटरफेरेंस शो करती हैं, पार्टिकल्स इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो नहीं करते। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जो एक पार्टिकल नेचर में और एक वेव नेचर में आ जाते हैं। और इन दोनों को रिलेट करने के लिए, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को एसोसिएट करने के लिए हमारे पास है डिब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv की जब हम बात करते हैं, ठीक है। और यहीं से डिब्रॉय इक्वेशन के साथ ही पूरे कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे, एक नया मॉडल निकल के हमारे पास आता है। और बेसिकली जब हम फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो वो इसी इक्वेशन के साथ या डिब्रॉय कॉन्सेप्ट के साथ ही स्टार्ट होता है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एटम के अंदर ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा और क्वांटम मैकेनिक्स भी अप्लाई हो जाएगी जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और न्यूमेरिकल ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। न्यूमेरिकल्स आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। ट्रिक क्या है, कहाँ पे डिब्रॉय लगानी है हमको, तो आप याद रखिएगा जहाँ पे भी मास और वेवलेंथ दोनों की बात हो रही हो वहाँ पे आपको डिब्रॉय इक्वेशन को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर रहें। थैंक यू सो मच।